द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम सीधे पिलाटेस की दुनिया में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास उपकरण की, मिरेट्यू रिफॉर्मर की। जी। हमारे हाथ लगा है एक अनुभवी प्रशिक्षक कैरोलिन बर्जर डी फेमिनी का ताज़ा इंटरव्यू। ये पेरिस फिटनेस सैलून 2025 के ठीक बाद लिया गया था। हाँ, कैरोलिन जी जानी मानी प्रशिक्षक हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये समझना कि आखिर इस एक रिफॉर्मर में ऐसा क्या खास है कि कैरोलिन इसे सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक पार्टनर, एक साथी मानती हैं। साथी, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब क्या है इसका? सोचिए, फिटनेस मेले में हर कोई कैरोलिन से यही पूछ रहा था, इतनी सारी ब्रांड्स हैं, फिर मिरेट्यू ही क्यों? आम सवाल है। और उनका जवाब सिर्फ अच्छी दिखने वाली मशीनों के बारे में नहीं था। वो कह रही थी कि इसके पीछे एक बायोमैकेनिकल तर्क है, मतलब शरीर की बनावट के हिसाब से काम करने का तरीका। बायोमैकेनिकल लॉजिक, हाँ, ये मिरेट्यू की पहचान है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पेरिस फिटनेस सैलून 2025 की बात करते हैं पहले। वहाँ माहौल कैसा था? लगता है कैरोलिन के लिए काफी व्यस्त रहा। हाँ, बिल्कुल। वो बता रही थी कि 3 दिन लगातार बातचीत चलती रही। प्रशिक्षक थे, फिजियोथेरेपिस्ट, स्टूडियो मालिक, सब मौजूद थे। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा सवाल यही था, मिरेट्यू क्यों? हाँ, और कैरोलिन का जवाब बहुत सीधा था। बोले, बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत बायोमैकेनिकल सोच है। स्थिरता, सटीकता और मूवमेंट का प्रवाह। अच्छा। और ये वो चीजें हैं जो उनके मुताबिक 25 साल बाद भी वैसी ही हैं। ये ऐसी ब्रांड है जो मानव शरीर के साथ बढ़ती है, ऐसा उन्होंने कहा। शरीर के साथ बढ़ती है, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मशीन कैसे बढ़ सकती है? हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि मशीन का साइज बदलता है। हाँ, समझ गए। मतलब ये है कि मशीन स्थिर या एक-आयामी नहीं है। उसके स्प्रिंग्स हैं, उसका जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, ये सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उपयोगकर्ता की जरूरत के हिसाब से ढल सके। अच्छा, मतलब एडजस्टेबल है काफी। हाँ, लेकिन सिर्फ एडजस्टेबल नहीं, मतलब कोई चोट के बाद धीरे धीरे रिहैब कर रहा हो, या कोई टॉप एथलीट जो अपनी विस्फोटक शक्ति या लचीलापन बढ़ाना चाहता हो, दोनों के लिए यही एक मशीन काम आ सकती है। ये जो रेंज है, ये क्षमता बहुत कम मशीनों में मिलती है। कई मशीनें शुरू में अच्छी लगती हैं, पर जल्दी उनमें आवाज आने लगती है या वो हिलने लगती हैं, अस्थिर हो जाती हैं। तो ये टिकाऊपन, ये ड्यूरेबिलिटी ही इसे खास बनाती है। बिल्कुल। मिरेट्यू की भारी बनावट है, उसके स्टील के स्प्रिंग्स हैं, और जो प्रतिरोध है वो धीरे धीरे बढ़ता है एकदम स्मूथली। ये सब मिलकर इसे टिकाऊ बनाते हैं। और जब मशीन टिकाऊ होती है तो उस पर भरोसा बनता है। पिलाटीज में ये भरोसा बहुत जरूरी है। जब शरीर को मशीन पर यकीन होता है, तभी वो खुलकर और सही तरीके से मूवमेंट कर पाता है। आपने वजन और स्थिरता की बात की, कैरोलिन भी इस पर काफी जोर दे रही थी। आमतौर पर हम सोचते हैं भारी चीज मतलब थोड़ी बोझिल। यहाँ एक भारी मशीन बेहतर क्यों है? सही सवाल है। देखिए, यहाँ भारीपन एक कमी नहीं बल्कि एक खूबी है। इसका सीधा संबंध है प्रोप्रियोसेप्शन से। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब शरीर का अपना अंदरूनी बैलेंस? हाँ, एक तरह से शरीर को अपनी स्थिति और गति का जो अंदरूनी एहसास होता है, वो जब मशीन का आधार, उसका बेस एकदम स्थिर होता है, तो शरीर ज्यादा आजादी से, ज्यादा कॉन्फिडेंस से हिलडुल पाता है। मिरेट्यू का फ्रेम जानबूझकर भारी बनाया गया है। तो ये वजन हिलने डुलने को, मतलब अनचाहे कंपन को रोकता है। हाँ, वो जो बहुत बारीक कंपन होते हैं ना, माइक्रो ऑसिलेशंस कहते हैं, उनको रोकता है। ये कंपन हमारे प्रोप्रियोसेप्शन को गड़बड़ा सकते हैं। अच्छा, कैसे? अगर मशीन थोड़ी सी भी हिलती है तो हमारा दिमाग अनजाने में ही उसकी भरपाई करने लगता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि मांसपेशियों का जो सही तालमेल है, जो मसल चेन एक्टिवेशन है, वो भटक जाता है और मूवमेंट उतना सटीक नहीं रह पाता, सुधार स्पष्ट नहीं होता। अच्छा, तो ये स्थिरता एक तरह से शरीर को सही मूवमेंट पर फोकस करने में मदद करती है, भटकाव कम करती है। बिल्कुल, ये भारीपन एक सुरक्षा कवच जैसा है। ये आपके आसपास के स्पेस को, आपके स्थानिक संदर्भ को स्थिर रखता है। और हाँ, इसका एक और फायदा है। क्या? ये मजबूती आपके निवेश को भी सुरक्षित रखती है। एक ठोस स्थिर मशीन ज्यादा चलती है, सीधी सी बात है। समझ गई। तो स्थिरता सिर्फ एहसास नहीं बल्कि बेहतर मूवमेंट और लंबी उम्र दोनों के लिए जरूरी है। कैरोलिन इसके डिजाइन को वास्तुशिल्पीय या आर्किटेक्चरल जैसा बताती हैं। ये सुनने में काफी भव्य लगता है। असल इस्तेमाल में ये कैसा महसूस होता है? आर्किटेक्चरल शब्द मुझे भी बहुत सही लगा।
डिज़ाइन बहुत साफ सुथरा है, संतुलित है, कोई फालतू तामझाम नहीं, रेखाएं एकदम शुद्ध हैं और हर कोण ऐसा लगता है जैसे शरीर की प्राकृतिक बनावट को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। इस्तेमाल में कैसा है? स्मूथ है? बहुत स्मूथ। इस्तेमाल करते वक्त ये चीज़ें साफ महसूस होती हैं। जैसे कैरेज बिना आवाज़ किए एकदम मक्खन की तरह स्लाइड करता है। फुटबार को एडजस्ट करते समय एक पक्का भरोसेमंद सा प्रतिरोध महसूस होता है। पट्टियां यानी स्ट्रैप्स वो बिना किसी झटके के बहुत प्रिडिक्टेबल तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं। और मटेरियल कैसा है? लकड़ी, मेटल वगैरह? मटेरियल भी बहुत सोच समझकर चुना गया है। जैसे ठोस लकड़ी है वो एक गर्माहट देती है, पॉलिश की हुई धातु मजबूती का एहसास कराती है, और जो फोम इस्तेमाल हुआ है वो सही डेंसिटी का है, आराम देता है। अच्छा। यहाँ तक कि कवरिंग की बनावट भी खास है, इतनी पकड़ देती है कि फिसलन ना हो, पर इतनी भी नहीं कि मूवमेंट में रुकावट आए। हर छोटी से छोटी चीज, हर डिटेल को बायोमैकेनिक्स और सांस की लय का सम्मान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, ये काम भी उतनी ही खूबसूरती से करता है। विस्तार पर यह ध्यान वाकई कमाल का है। लेकिन जैसा कि फिटनेस सैलून में दिखा, और हम जानते भी हैं, पिलेटेस उपकरणों का बाजार अब काफी बड़ा और प्रतिस्पर्धी हो गया है। बहुत सारी नई मशीनें आ गई हैं। इस भीड़ में मेरिट्यू अलग कैसे नजर आता है? कैरोलिन के मुताबिक जो मुख्य फर्क है वो है यांत्रिकी की ईमानदारी में। यांत्रिकी की ईमानदारी मतलब ये कि कई दूसरी मशीनें मार्केटिंग पर ज्यादा जोर देती हैं, रंग, एक्सेसरीज, जल्दी नतीजे के वादे वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो होता है। मेरिट्यू का फोकस हमेशा शुरू से ही शरीर की जरूरत के हिसाब से सटीक मैकेनिक्स बनाने पर रहा है। वो चमक दमक से ज्यादा असल काम पर ध्यान देते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आपने स्प्रिंग्स की बात की थी पहले। हाँ, स्प्रिंग्स एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरिट्यू के स्प्रिंग्स सिर्फ प्रतिरोध या रेजिस्टेंस नहीं देते, उन्हें शारीरिक तनाव वक्रों के हिसाब से कैलिब्रेट किया गया है। शारीरिक तनाव वक्र, ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे आप मांसपेशी को खींचते हैं, प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बहुत स्वाभाविक और स्मूथ तरीके से बढ़ता है। ये एकदम से झटका नहीं देता या कम नहीं हो जाता। अच्छा, मतलब स्मूथ प्रोग्रेशन है। बिल्कुल। ये सुनने में तकनीकी लिखता है, पर यही वो चीज है जो चोट से बचाती है और मूवमेंट को सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस बनाती है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। मेरिट्यू इस पर 30 सालों से लगातार रिसर्च कर रहा है। ये उनके लिए कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये पिलाटेस की गहरी समझ और उसके प्रति एक समर्पण है, एक कल्चर है। यही ईमानदारी और निरंतरता इसे बाकियों से अलग करती है। यांत्रिकी की ईमानदारी, ये वाकई सोचने वाली बात है। कैरोलिन ये भी कहती हैं कि ये एक सटीक रिफॉर्मर उनके सिखाने के काम को आसान और साफ बनाता है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प, वो कहती हैं, रिफॉर्मर मेरे साथ सिखाता है। ये कैसे हो सकता है? एक मशीन कैसे सिखा सकते हैं? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इससे समझने के लिए हमें सोचना होगा कि शरीर सीखता कैसे है, खासकर मूवमेंट। जब प्रशिक्षक कोई निर्देश देता है, मान लीजिए अपनी रीढ़ को लंबा करो लेकिन अपनी कमर की न्यूट्रल पोजीशन मत छोड़ो, तो सीखने वाले को इसे महसूस करना होता है अपने शरीर में। सही। अब सोचिए, अगर मशीन हिल रही है, कांप रही है या उसका प्रतिरोध अजीब तरह से घट बढ़ रहा है, तो वो जो महसूस करने की प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाती है। छात्र ठीक से समझ नहीं पाता कि सही मूवमेंट क्या है, कैसा महसूस होना चाहिए। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेरिट्यू जैसी स्थिर और सटीक मशीन जो बिना किसी फालतू आवाज या कंपन के काम करती है, वो प्रशिक्षक के निर्देश का एक तरह से भौतिक अनुवाद बन जाती है। अच्छा, मतलब मशीन निर्देश को शरीर तक सही सही पहुंचाती है, एक माध्यम बन जाती है। हाँ, शरीर उस साफ और सीधी प्रतिक्रिया को समझता है, उसे महसूस करता है। इस तरह रिफॉर्मर सिर्फ एक उपकरण नहीं रहता, बल्कि एक भाषा का माध्यम बन जाता है। वो सिखाने वाले और सीखने वाले के बीच के संवाद को, समझ को बेहतर बनाता है। कमाल है। इसीलिए कैरोलिन कहती हैं कि रिफॉर्मर उनके साथ सिखाता है, वो शिक्षण प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है। ये कमाल का नजरिया है कि कैसे एक मशीन संवाद का हिस्सा बन सकती है। कैरोलिन के पेरिस स्टूडियो की बात करें तो उनके पास उपकरणों का भंडार है। सुना है 14 मेरिट्यू रिफॉर्मर, 7 स्टेबिलिटी चेयर, 12 बैरल कैडिलैक। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? नहीं, ये संख्या बेशक प्रभावशाली है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं है। कैरोलिन ने समझा है कि इसके पीछे एक स्पष्ट शैक्षणिक रणनीति है। अच्छा, क्या? देखिए, अलग अलग तरह की मशीनें, रिफॉर्मर, चेयर, बैरल, कैडिलैक सीखने के अलग अलग तरीके और चुनौतियां पेश करती हैं। हर उपकरण शरीर के अलग हिस्सों पर अलग तरह से काम करता है।
इतने सारे उपकरण होने से कैरोलिन छात्रों को आसानी से एक मशीन से दूसरी पर ले जा सकती हैं। इससे अभ्यास में एक प्रवाह और विविधता बनी रहती है, मोनोटोनी नहीं आती। अच्छा, मतलब वैरायटी के लिए। हाँ, और उससे भी बढ़कर वो इसे शरीर का संगीत कहती हैं। जैसे संगीत में अलग अलग वाद्य यंत्र मिलकर एक धुन बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग उपकरण मिलकर छात्र के शरीर को प्रशिक्षित करते हैं। ये तालमेल छात्रों में भरोसा जगाता है और उन्हें नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है। शरीर का संगीत, खूबसूरत उपमा है। और उन्होंने ट्यूनीशिया में अपने घर पर भी एक निजी स्टूडियो बनाने की बात कही थी इंटरव्यू में। हाँ, और ये उनके समर्पण को दिखाता है। वो इसे अपनी प्रयोगशाला, अपनी रिसर्च की जगह की तरह देखती हैं, जहां वो खुद अभ्यास कर सकें, नई चीजें खोज सकें। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है उनके लिए, बिल्कुल नहीं। चाहे उनका पेरिस का बड़ा स्टूडियो हो या उनका निजी स्थान, गुणवत्ता पर उनका जोर बताता है कि वो इसे अपने अभ्यास, अपने विकास का जरूरी हिस्सा मानती हैं, आत्मसम्मान का एक रूप मानती हैं, जैसा उन्होंने कहा। ये समर्पण वाकई प्रेरणा देता है। लेकिन हर कोई, खासकर नए प्रशिक्षक, मेरिट्यू जैसी महंगी मशीनें शायद तुरंत न खरीद पाएं। ये एक बड़ी लागत है। कैरोलीन ने इस चिंता पर युवा प्रशिक्षकों को क्या सलाह दी? उन्होंने शायद कार का उदाहरण भी दिया था। हाँ, उन्होंने ये बात मानी कि कीमत एक मुद्दा हो सकती है, लेकिन उनकी सलाह बहुत व्यवहारिक और हौसला बढ़ाने वाली है। क्या कहा उन्होंने? वो कहती हैं, शुरुआत करो, बस रुको मत। जो रिफॉर्मर आपकी पहुंच में है, शायद कम कीमत वाला, उसे खरीदो, उस पर अभ्यास करो, सिखाओ, अनुभव हासिल करो। कीमत को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती हैं कि मेरिट्यू को एक लक्ष्य की तरह देखो, एक एस्पिरेशन रखो। यहीं पर कार वाली बात आती है। हाँ, वो क्या थी? जैसे हम अपनी पहली कार अक्सर बजट के हिसाब से लेते हैं, शायद छोटी सी हो, पर मन में एक बड़ी, ज्यादा आरामदायक और स्थिर गाड़ी का सपना रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि आगे चलकर अनुभव के साथ हमें उस तरह की स्थिरता और आनंद की जरूरत महसूस होगी। अच्छा, तो ये एक तरह का भविष्य का निवेश है, लंबी दौड़ की सोच। बिल्कुल। एक अच्छी क्वालिटी का रिफॉर्मर एक लंबा निवेश है, सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि आपकी टीचिंग क्वालिटी का, आपके छात्रों के अनुभव का भी। ये भविष्य के लिए एक निवेश है, एक ऐसी सोच का हिस्सा जो गुणवत्ता और टिकाऊपन पर टिकी है, शॉर्टकट नहीं। ये नजरिया काफी मददगार है, खासकर नए लोगों के लिए। कैरोलीन अक्सर अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया का जिक्र करती हूँ, और एक बात जो बार बार आती है वो है, हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुरक्षा का एहसास आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ दिमागी है या इसका मशीन से सीधा संबंध है? नहीं, ये सिर्फ दिमागी नहीं है। ये एहसास बहुत वास्तविक है और सीधे मशीन की क्वालिटी से जुड़ा है, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, स्थिरता वाली बात। हाँ, स्थिर कैरेज, एक जैसा और अनुमानित स्प्रिंग प्रतिरोध, बिना आवाज के स्मूथ स्लाइडिंग, ये सारी चीजें अनिश्चितता को खत्म करती हैं, डर को कम करती हैं। जब छात्र को भरोसा होता है कि मशीन अचानक हिलेगी नहीं, झटका नहीं देगी या अजीब व्यवहार नहीं करेगी, तो उसका डर खत्म हो जाता है। वो मूवमेंट पे फोकस कर पाता है। तो ये मैकेनिकल भरोसा है एक तरह का। बिल्कुल, और ये मैकेनिकल भरोसा ही प्रगति का रास्ता खोलता है। जो छात्र किसी मूवमेंट से डरता नहीं, वो उसे और बेहतर करने की हिम्मत करता है, उसकी सांस बेहतर चलती है और वो तेजी से सीखता है। तो ये सिर्फ आराम की बात नहीं, ये सीधे सीधे सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है। हाँ, और आराम और सुरक्षा का ये एहसास स्वाभाविक रूप से ग्राहकों को वफादार भी बनाता है। लोग वहीं वापस जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें सुरक्षित और समर्थित महसूस होता है। ये लॉयल्टी बनाता है। तो स्थिरता और गुणवत्ता सीधे सीखने और ग्राहक अनुभव से जुड़ी है, ये बात तो साफ हो गई। कैरोलाइन ने मशीन के सौंदर्य, उसकी एस्थेटिक्स और नैतिकता की भी बात की थी। क्या इसका भी कोई असर होता है? मतलब मशीन सुंदर है तो क्या फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है। देखिए, सुंदरता का मनोविज्ञान पर सीधा असर पड़ता है। एक खूबसूरत सरीके से डिजाइन की गई चीज अपने आप सम्मान पैदा करती है। अच्छा, कैसे? कैरोलीन ने गौर किया कि जब छात्र एक एलिगेंट, अच्छी तरह से बनी हुई रिफॉर्मर पर बैठते हैं, तो वो खुद ही तनकर सीधे बैठते हैं, जैसे वो अवचेतन रूप से उस चीज के स्तर तक उठना चाहते हो, उसका सम्मान करना चाहते हो। दिलचस्प है। और ये साफ सुथरा, सोचा समझा डिजाइन स्टूडियो की इमेज को भी बेहतर बनाता है। ये ग्राहकों को एक संदेश देता है कि यहाँ हर डिटेल पर ध्यान दिया गया है, गुणवत्ता से समझौता नहीं किया गया है। ये समझदार, गुणवत्ता की कद्र करने वाले ग्राहकों को खींचता है। और नैतिकता वाला पहलू, वो कैसे जुड़ा है? वो जुड़ा है टिकाऊपन से, ड्यूरेबिलिटी से। एक टिकाऊ मशीन जो सालों साल चले, टूट फूट कम हो, वो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है
है ना? हाँ बिल्कुल, कम वेस्टेज। कैरोलिन बताती हैं कि उनके 10 साल से ज्यादा पुराने रिफॉर्मर आज भी बेहतरीन हालत में हैं। ये इस्तेमाल करो और फेंको वाली सोच के उलट है। ये रखरखाव और लंबे समय तक चलने का दर्शन है। और ये पिलेट्स के मूल सिद्धांतों, शरीर का सम्मान, महारत, धैर्य से भी मेल खाता है। तो एक तरह से टिकाऊ गुणवत्ता वाले उपकरण में निवेश करना, अपनी शिक्षण पद्धति और अपने मानवीय मूल्यों में निवेश करना है। ये वाकई एक संपूर्ण नजरिया है जहां मशीन, सुंदरता, उपयोगिता और सिद्धांत सब एक साथ आ जाते हैं। भविष्य की ओर देखते हुए कैरोलिन मानती हैं कि पिलेट्स उपकरण तकनीकी बनेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन वो उम्मीद करती हैं कि ये सचेत तकनीक होगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोशन सेंसर, कनेक्टेड ऐप, रियल टाइम फीडबैक जैसी चीजें सिखाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, डेटा मिल सकता है। बिल्कुल, वो प्रशिक्षक और छात्र दोनों को कीमती जानकारी दे सकती हैं। मूवमेंट को ट्रैक करना, प्रोग्रेस देखना, ये सब। लेकिन कोई खतरा भी है। लेकिन खतरा यह है कि हम स्क्रीन पर, डेटा पर इतने निर्भर ना हो जाएं कि शरीर की अपनी अंदरूनी समझ, अपने अंदर की आवाज सुनने की क्षमता खो दें। पिलेट्स का असली सार तो प्रोप्रियोसेप्शन, माइंडफुल मूवमेंट और आंतरिक अनुभूति में है। सही। टेक्नोलॉजी को इसे बेहतर बनाना चाहिए, इसकी जगह नहीं लेनी चाहिए। वो एक सहायक होनी चाहिए, मालिक नहीं। तो तकनीक मददगार हो पर वो हावी ना हो जाए। बिल्कुल। कैरोलिन को लगता है कि मेरिट्यू जैसी अनुभवी ब्रांड में इतनी मैच्योरिटी है कि वो इन नई चीजों को, इन नवाचारों को अपनी मूल पहचान यानी मजबूती, स्थिरता, शांति को खोए बिना अपना सकती है। नई तकनीक जरूरी है, पर शरीर की उपस्थिति और उसकी बुनियादी जरूरतें, स्पष्टता, गुरुत्वाकर्षण का एहसास, सांस, इनको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमेशा कोर में रहनी चाहिए। तकनीक और परंपरा का ये संतुलन बहुत जरूरी लगता है। कैरोलिन की बातों से जो आपने बताई, ये साफ है कि उनके लिए पिलाटीज सिर्फ कसरत नहीं, एक जीवन दर्शन जैसा है, एक नैतिकता है। हाँ बिल्कुल। और मेरिट्यू चुनना उनके लिए सिर्फ एक ब्रांड चुनना नहीं है, बल्कि शरीर, समय और मूवमेंट की सच्चाई के प्रति वफादारी दिखाना है। उनका मकसद दिखावटी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक ईमानदार अनुभव देना है। सही कहा, ईमानदार अनुभव। अगर मेरिट्यू को एक लाइन में कहना हो तो शायद कैरोलिन के शब्द सबसे सही हैं। सटीकता का जीता जागता उदाहरण, ला प्रेसिजन इंकार्ने, एक ऐसी मशीन जो धोखा नहीं देती, जो वक्त के साथ खराब नहीं होती बल्कि बेहतर होती है, और जो हर बार, हर सेशन में सही शारीरिक एहसास पाने में मदद करती है। उन्होंने लिंसे मेरिट्यू, संस्थापक मोइरा स्टॉट के पति, को भी याद किया, जिन्होंने इस टाइमलेस रिफॉर्मर को बनाने में मदद की। कैरोलाइन के शब्दों में असली लग्जरी शायद यही है, अपनी शुरुआत की गुणवत्ता से कभी समझौता न करना। बहुत खूब कहा। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने ये समझने की कोशिश की कि क्यों एक अनुभवी प्रशिक्षक मेरिट्यू रिफॉर्मर को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मूवमेंट में एक भरोसेमंद साथी की तरह देखती हैं। जी। हमने इसकी बायोमैकेनिकल बनावट, उसकी स्थिरता और टिकाऊपन पर गौर किया और देखा कि कैसे ये गुण बेहतर टीचिंग और ग्राहक के भरोसे में बदलते हैं। यांत्रिकी में ईमानदारी और डिजाइन के गहरे मतलब को भी समझा। हाँ, और ये बातें सिर्फ पिलेट से जुड़े लोगों के लिए ही अहम नहीं है, मुझे लगता है ये कुछ बड़े सिद्धांत भी दिखाती हैं। जैसे कि किसी भी काम में अच्छे औजारों का क्या महत्व होता है, कैसे दिखावे या मार्केटिंग पर असल गुणवत्ता को तरजीह देना लंबे समय में फायदेमंद होता है, और कैसे डिजाइन न सिर्फ हमारे अनुभव को बल्कि हमारे मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे टिकाऊपन के जरिए नैतिकता को। बिल्कुल सही, ये बातें कहीं भी लागू हो सकती हैं। हम कैरोलिन के इन दमदार शब्दों के साथ खत्म करते हैं। कोई पिलाटेस को उसकी सुंदरता के लिए पसंद कर सकता है, लेकिन वो मूवमेंट की सच्चाई के लिए रुकता है। मेरिट्यून उस सच्चाई को मुमकिन बनाता है। वाह, मूवमेंट की सच्चाई। ये मूवमेंट की सच्चाई या यांत्रिक ईमानदारी का विचार सोचने लायक है। हमारे जीवन या काम के और किन हिस्सों में हमारे उपकरण, चाहे वो असली हो या सोच के स्तर पर, हमारे नतीजों की सच्चाई और असर को तय करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि लगभग सही उपकरणों का इस्तेमाल हमें अनजाने में लगभग सही नतीजों या शायद लगभग सही सोच की तरफ ले जाता है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।